आशा बैस, प्राचार्य हाई स्कूल आदर्श उमावी टीटी नगर भोपाल। आज हम अपनी कक्षा 12 के जीव विज्ञान बायोलॉजी विषय के द्वितीय इकाई आनुवंशिकी एवं विकास के अध्याय वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत इसके प्रथम भाग के बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जुड़ जाइए और आनुवंशिकी के विषय में जानिए। पहला बच्चों, क्रोमोसोम सिद्धांत या गुणसूत्रीय सिद्धांत। यहाँ पर आप देखिए कि ये भी सबसे पहले वैज्ञानिक थे सटन और बोवेरी। ये पूछा जाता है कि क्रोमोसोम सिद्धांत किन वैज्ञानिकों ने दिया। ये नीट परीक्षा में भी ये प्रश्न आता है, तो आप ये ध्यान पूर्वक इनके नाम लिखिए। सटन और बोवेरी नाम के दो वैज्ञानिकों ने वंशागति का गुणसूत्रीय या क्रोमोसोम सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में उन्होंने जिस पर अपने प्रयोग किए, अपने प्रयोगों के लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर नाम की जो एक मक्खी थी उसके ऊपर, फ्लाई के ऊपर अपने प्रयोग किए और फिर क्रोमोसोम सिद्धांत को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित करके अपने बिंदु दिए। अब उसके पहले हमने जैसे वहां देखा था पहले कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव ही क्यों किया अपने प्रयोगों के लिए, वैसे ही यहाँ पर मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही अपने प्रयोगों के लिए क्यों चुना, तो उसके कारण यहाँ पर ये थे। पहला कारण था कि ड्रोसोफिला अपना जीवन चक्र 2 सप्ताह में ही पूरा कर सकती है। इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते का होता है। तो हम सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसके अंडे से लेकर और जो इसका विकास है उसके बारे में हम 2 हफ्तों में ही जान सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपना ड्रोसोफिला को चुना। दूसरा, एक समय में विशाल संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में संतति उत्पन्न होती है, ये भी एक कारण था ड्रोसोफिला को चुनने का। उसके पश्चात इसमें मेल एवं फीमेल को आसानी से पहचान सकते हैं। हम बाहरी मॉर्फोलॉजिकली बाहरी देख के बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, इसलिए भी मॉर्गन ने अपने प्रयोगों के लिए ड्रोसोफिला का चुनाव किया। इसमें आनुवांशिक विविधताओं के अनेक प्रकार पाए जाते हैं। जैसे हमने देखा था कि मटर के पौधे में बहुत सारे लक्षण थे, बहुत सारी विविधताएं थी, वैसे ही यहाँ पर भी काफी विविधताएं जो हैं वो ड्रोसोफिला में पाई जाती हैं। अब बच्चों यहाँ देखिए आप कि यहाँ अलग अलग है। ये ड्रोसोफिला, किसी के पंख जो है सफेद होते हैं, कोई जो ग्रे पंख की होती हैं, किसी की आंखें जो लाल हैं, किसी की आंखें जो हैं वो आपको सफेद टाइप यहाँ दिखाई दे रहा है। इनमें यहाँ जो लाइनिंग है, जो पैटर्न है और जो भी मॉर्फोलॉजी है या जो बाहरी इनके लक्षण हैं, वो लक्षण में काफी विविधता यहाँ पर पाई जाती है। यही कारण था कि मॉर्गन ने और सटन और बोवेरी ने अपने प्रयोगों के लिए अपने जो उन्होंने क्रोमोसोम सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत में जो उनका आधार था वो ड्रोसोफिला थी। आप चाहें तो ड्रोसोफिला का डायग्राम या चित्र भी बना सकते हैं। इसके पश्चात बच्चों, क्रोमोसोम सिद्धांत के मुख्य बिंदु परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये बिंदु आप एक एक करके समझते जाइए और इनको अपनी कॉपी में लिख भी लीजिए। सबसे पहला बिंदु है युग्मक या गैमेट्स 2 पीढ़ियों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। आप सभी जानते हैं जो जनक होते हैं, उन जनक में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, उन संख्या की आधी संख्या उनके युग्मक में आती है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण के लिए, लक्षणों के स्थानांतरण के लिए जिनकी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है वो युग्मक या गैमेट्स की होती है। ये आप ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात क्रोमोसोम युग्मक के केंद्र में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र जो होते हैं वो युग्मक के केंद्र या सेंटर में पाए जाते हैं। तीसरा बिंदु है बच्चों, जीवों में क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। आप सभी जानते हैं ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीवों में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। जैसे मानव, ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 46 है, वो 46 है और जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो संख्या होती है वो संख्या निश्चित रहती है। ऐसा नहीं है कि हमारे माता पिता में गुणसूत्रों की संख्या अलग हो और हमारे अंदर अलग हो। ये जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो बिल्कुल निश्चित 46 और 46 ही होती है। द्विगुणित कोशिकाओं में क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। जो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स हमेशा जोड़े के अंदर ही पाए जाते हैं। वो जो है वो 2 का एक जोड़ा इस रूप में उपस्थित
होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात बच्चों दूसरा बिंदु था हमारा लिंग निर्धारण। आप सभी जानते हैं कि सामान्यतः जीवों में दो लिंग होते हैं, मेल और फीमेल। मेल जो है जीवों में नर अथवा मादा होने की सुनिश्चितता, ये देखना कि ये नर है ये मादा है, इसे हम लिंग निर्धारण कहते हैं या ये सुनिश्चितता ही लिंग निर्धारण कहलाती है। बच्चों ड्रोसोफिला तथा मानव, ड्रोसोफिला हमने देखा अभी ड्रोसोफिला का चित्र, और मानव यानी हम। ड्रोसोफिला तथा मानव में नर में XY, नर में जो गुणसूत्र होते हैं, जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है, एवं मादा में जो लिंग गुणसूत्र का जोड़ा होता है वो XX क्रोमोसोम होता है या XX गुणसूत्र होता है। पक्षियों में उल्टा होता है, पक्षियों में होमोगैमेटी, मेल होमोगैमेट होता है। होमोगैमेट अर्थात यदि ये ZZ है तो ये दोनों गैमेट जो बनेंगे उसके समान बनेंगे। वहां हमारे अंदर क्या है, मानव में और ड्रोसोफिला में जो नर है वो हेट्रो है, विषम युग्मी, मतलब यहाँ पर आपको अलग अलग दो गैमेट बनेंगे, एक X होगा एक Y होगा, जबकि पक्षियों में जो मेल होगा वो होमोगैमेटी होगा, मतलब उसमें दोनों ही ZZ हैं और मादा जो होती है वो ZW होती है। यहाँ पर मादा जो है वो हेट्रोगैमेटी वाली होती है और नर जो होता है होमो, होमो यानी समान और हेट्रो यानी अलग अलग, विषम। जब जीव में दो अलग अलग लिंग क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो इसे हम हेट्रोगैमेटी कहते हैं। ये भी आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है कि विषम युग्मता या हेट्रोगैमेटी क्या है, तो आप लिखेंगे कि जब जीव में दो अलग अलग लिंग क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो इसे हम हेट्रोगैमेटी कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, हमारे अंदर जो है वो मेल जो है वो हेट्रोगैमेटी है। अब इसके पश्चात हम यहाँ बात करें मेल और फीमेल में, हमारे मानव में, तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो गुणसूत्र हैं वो 46, मैंने आपको बताया है कि गुणसूत्र जो होते हैं वो 46 होते हैं और 46 में से 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, दैहिक गुणसूत्र होते हैं, और एक जो गुणसूत्र का जोड़ा है वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है। यहाँ ध्यान से देखिए आप, ये जो गुणसूत्र है XY वो मेल में होता है और XX जो है वो फीमेल में होता है। ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे कि XY जो है, XY ये देखिए सिस्टम मैमल्स में पाया जाता है। हम मैमल्स में आते हैं क्योंकि हमारे अंदर फीमेल में मैमरी ग्लैंड्स होती हैं इसलिए। और यहाँ हम देखें कि 22, ये हम देखें यहाँ पर इंसेक्ट्स भी कुछ हैं, उनमें भी 22 जो हैं वो ऑटोसोम्स हैं और मेल जो होता है उसमें एक X क्रोमोसोम है और जो फीमेल है उसमें 2 X क्रोमोसोम होते हैं। ऐसे ही कुछ बर्ड्स में देखा जाए तो यहाँ पर आपको कॉक और हैन दिखाई दे रहा है, मुर्गा और मुर्गी, तो इनमें 76 जो है ऑटोसोम्स हैं और जो सेक्स क्रोमोसोम है वो ZZ है मेल में और ZW जो है वो होता है फीमेल में। तो ये आप ध्यान पूर्वक यहाँ पर देख लीजिएगा। अब इसके पश्चात बच्चों प्रश्न भी पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, मानव में लिंग निर्धारण। मानव का लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है, अर्थात यहाँ पर जो मेल होता है उसमें XY क्रोमोसोम होते हैं। कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी समझाया पिछली स्लाइड में। 22 जोड़े जो होते हैं वो मेल होते हैं और मादा में बिल्कुल एक जैसा जोड़ा होते हैं वो ऑटोसोम्स, और मादा में जो होता है XX होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, और ये जो 22 जोड़े होते हैं इन्हें हम दैहिक गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। मादा में X क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है, नर में X के अतिरिक्त एक Y क्रोमोसोम होता है जो नर लक्षण का निर्धारक होता है। बच्चों ये बहुत ध्यान रखिएगा कि जो नर होता है उसमें एक Y क्रोमोसोम होता है जो कि नर लक्षण का निर्धारक होता है। अब नर में शुक्र जनन के समय 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया था। 2 क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे X और Y 2 हैं, तो चूंकि X और Y 2 हैं तो एक युग्मक जो है वो X बनेगा और दूसरा जो युग्मक होगा वो Y बनेगा। अब इसके पश्चात ये देखिए रे डायग्राम के द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा मनुष्य में कैसे लिंग का निर्धारण होता है ये पूछा जाता है, तो ये आप इस चित्र के द्वारा समझा सकते हैं। ध्यान से देखिए, फादर जो होगा उसमें XY क्रोमोसोम होगा, मदर जो होगी उसमें XX क्रोमोसोम होता है। जब गैमेट या युग्मक बनेंगे मेल में तो एक X होगा एक Y होगा,
माँ में या मदर में जो क्रोमोसोम के गैमेट बनेंगे वो X और X होगा। इनके बीच जब क्रॉस होगा तो XX, एक X फादर से और एक X मदर से आएगा और ये XX फीमेल बनेगी। फिर एक फादर से X आ रहा है, एक मदर से X आ रहा है तो फिर फीमेल है। और यदि मदर का X है और फादर से Y गैमेट आ रहा है तो ये मेल बनेगा। और यहाँ पर फादर से पुनः Y और मदर से X, तो यहाँ पर मेल। मतलब 50-50% चांसेस होते हैं, 50% ये प्रोबेबिलिटी होती है कि जो होने वाली संतति होगी वो या तो मेल होगी या फिर फीमेल होगी। ये ध्यान रखिएगा। और बच्चों, हमारे समाज में एक और चीज, प्रश्न भी पूछा जाता है कि स्त्रियों को कन्या संतति के लिए जिम्मेदार माना जाता है, परंतु यहाँ देखिए आपके पास एक बिल्कुल प्रूफ है, जेनेटिक प्रूफ है कि मदर के पास तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही है, तो वो तो गैमेट में एक्स क्रोमोसोम ही देंगी। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्ल ऑफ स्प्रिंग, जो है वो नहीं है। फादर के पास चूंकि एक्स और वाई का ऑप्शन है, तो फादर से कौन सा क्रोमोसोम आ रहा है वो डिसाइड करेगा, वो निर्धारित कारक होगा कि जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। ये चीज भी आप बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक समझ के लिख लीजिएगा। अगली बात बच्चों ये है, जो चीज यहाँ रे डायग्राम में देखी है वही मैं आपको यहाँ बिंदु के रूप में समझाने जा रही हूँ। कुल उत्पन्न शुक्राणु संख्या का 50% जो होता है वो X युक्त होता है और 50% जो होता है वो Y युक्त होता है। मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं जिसमें X क्रोमोसोम होता है। यदि अंडाणु का निषेचन X धारी शुक्राणु से हो गया तो जाइगोट मादा में परिवर्तित हो जाता है, फीमेल ऑफ स्प्रिंग होगा। इसके विपरीत वाई क्रोमोसोम धारी शुक्राणु से निषेचन होने पर नर संतति जन्म लेती है। जो चीजें वहां मैंने आपको समझाई थी वो यहाँ बिंदु के रूप में लिखी हुई हैं। स्पष्ट है कि शुक्राणु की आनुवांशिक संरचना ही शिशु के लिंग का निर्धारण करती है। इट इज प्रूव्ड। अब ये प्रूव हो गया कि जो शुक्राणु में कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स है या वाई है, वो डिसाइड करेगा, वो निर्धारित करेगा कि ऑफ स्प्रिंग जो है वो संतति जो है वो नर है या मादा होगी। ये ध्यान रखिएगा। अब बच्चों, अगला जो बिंदु है हमारा वो है सहलग्नता या लिंकेज। एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीनों का जीन्स का एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण सहलग्नता। ध्यान रखिए, सह साथ साथ, लग्नता जुड़े हुए। जब जीन्स जो जुड़े हुए होते हैं, जो पास पास होते हैं, वो यदि एक साथ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो इसे हम सहलग्नता कहते हैं। और सहलग्नता के लिए दो बातें होना बहुत ही जरूरी हैं। पहली बात, जीन एक ही क्रोमोसोम्स पर पाया जाना। ये ध्यान रखिए, जीन्स यदि एक क्रोमोसोम्स पर नहीं होंगे तो कैसे एक साथ दूसरे पीढ़ी में जाएंगे। तो सबसे पहली जो इसके लिए शर्त है वो ये है कि जीन जो है वो एक ही क्रोमोसोम्स पर होना चाहिए। और दूसरा, जीन का पास पास स्थित होना। जितना वो पास होंगे उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी उनकी एक साथ अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होने की। तो ये चीज आप बहुत ध्यान रखिएगा कि सहलग्नता के लिए यदि आपसे पूछा जाए कि दो बिंदु बताइए, तो आपका पहला जो बिंदु, पहली शर्त होगी कि एक ही क्रोमोसोम पर हो और दूसरा हो वो पास पास हो। अब ये सहलग्नता जो है वो दो प्रकार की होती है, पूर्ण सहलग्नता और अपूर्ण सहलग्नता। पूर्ण सहलग्नता से तात्पर्य है बच्चों कि जब ये कंप्लीटली एक साथ जीन एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक साथ साथ यदि जाते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, वो क्रॉसिंग ओवर के दौरान भी अलग नहीं होते, तो इसे हम पूर्ण सहलग्नता कहते हैं, कंप्लीट लिंकेज। इसके विपरीत यदि एक पीढ़ी या दो पीढ़ियों के बाद ये जीन अलग अलग हो जाते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में अलग अलग अपने प्रभाव को दिखाते हैं और ये एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं, तो इन्हें हम अपूर्ण सहलग्नता या इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक समझ के इसको आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो उदाहरण है वो ड्रोसोफिला में ही प्रयोग किए गए थे पूर्ण सहलग्नता के, जिसमें कि एक ड्रोसोफिला पीले रंग की और सफेद आंखों वाली का जो क्रॉस है वो फिर दूसरी जो ड्रोसोफिला थी उसके साथ कराया गया था। और वहां पर उन्होंने देखा था कि अगली पीढ़ी में भी
देखा था कि जो ड्रोसोफिला जिसकी की आंखें लाल थी और पंख ग्रे थे, इन दोनों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन थे, अर्थात जो लाल आंखों के लिए और ग्रे पंख के लिए वह संलग्न जीन थे, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो साथ साथ जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा उदाहरण है पूर्ण संलग्नता का। इसके विपरीत मक्के के पौधे में प्रयोग कराए गए हैं, वो मक्के के पौधे में प्रयोग जो थे वो सीड के शेप और कलर को लेके थे। उनमें जब प्रयोग कराया गया और देखा गया तो वहां पर क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो जीन लिंक्ड थे, जो जुड़े हुए थे, वो अलग अलग हो जाते हैं, तो वह अपूर्ण संलग्नता का उदाहरण थे। इसके पश्चात यहाँ पर आप देखिए ये होमोलोगस पेयर है, और जब होमोलोगस में समजात पेयर है, एक जैसे हैं ये, और जब इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो नए बनते हैं पेयर, वो रिकॉम्बिनेशन पुनर्नियोजन के पश्चात वो उनमें आपस में एक दूसरे से पेयरिंग हो जाती है, वो अलग अलग हो जाते हैं और यहाँ पर वो रिकॉम्बिनेंट्स बनाते हैं, नए पुनर्नियोजक बनाते हैं। यहाँ पर ये अलग अलग हो रहे हैं। अब इसको ही ये देखिए कि युग्मक निर्माण जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, यहाँ पर हमने देखा कि कैसे ये एक दूसरे के साथ, देखिए यहाँ पर एक जो ब्लू कलर का आपका है और ये जो आपका पर्पल है, ये दोनों मिलके यहाँ पर एक नया पुनर्नियोजक बना रहे हैं। तो ये जो है इस प्रकार की जो अदला बदली होती है जेनेटिक मटेरियल की, इस घटना को हम कहते हैं पुनर्योजन। और युग्मक निर्माण के दौरान समजात क्रोमोसोम का विनिमय, क्रॉसिंग ओवर या अदला बदली जो है वो क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। और आपने ये पढ़ा होगा सेल डिवीजन में, ये जो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया है एक बिंदु पर होती है और उस बिंदु को हम कियास्मेटा कहते हैं। ये भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। उसके पश्चात अजनकीय नॉन पेरेंटल जीन संयोजन का बनना जो होता है, नॉन पेरेंटल यानी पेरेंट से अलग कुछ कॉम्बिनेशन जो बनते हैं, उन्हें हम पुनर्नियोजन या रिकॉम्बिनेशन इसको हम कहते हैं। तो ये भी आप बहुत ध्यानपूर्वक समझ के इसको कर सकते हैं। इसके पश्चात आता है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, वह क्रिया जिसमें डीएनए के अनुक्रम में अचानक बदलाव होता है, अचानक से कोई चेंज हो जाता है और जिसके फलस्वरूप जीवों के जीनोटाइप मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। इसे हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। ऑल ऑफ ए सडन कोई चेंज आ गया, ये जो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में कोई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई चेंज आ गया। यहाँ भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कोई क्षारीय जो युग्म है वो युग्म परिवर्तित हो गया, तो अचानक से उसके काफी आनुवंशिकी चेंजेस दिखाई देते हैं। ये चेंजेस जीन्स में भी दिखाई देते हैं, जीन के फ्रेमवर्क में भी दिखाई देते हैं और मॉर्फोलॉजी में भी दिखाई देते हैं, तो इसे हम कहते हैं म्यूटेशन। यहाँ आप देखिए ये सीक्वेंस है पूरा, ये थाइमिन है आपका, ये एडेनिन है, ये साइटोसिन है, ये ग्वानिन है, ये आपका ओरिजिनल सीक्वेंस है क्षार का, नाइट्रोजनस क्षार का। आपको पता है डीएनए में एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है नाइट्रोजनस क्षार का। अब यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन, एक बिंदु पर आके यहाँ आप देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 पे यहाँ थाइमिन है और यहाँ पर नंबर 5 में थाइमिन की जगह क्या आ गया, साइटोसिन आ गया। तो ये जो साइटोसिन का आ जाना, ये एक अचानक से इसमें एक पॉइंट पे चेंज हो जाना, ये बहुत बड़ा आनुवांशिक विकार का या आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन का कारण हो सकता है। तो इसे हम, ये अचानक से जो ये परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन इनके बिंदु के रूप में हो सकते हैं, क्षार का अनुक्रम बदल सकता है, क्षार का पूरा पेयर चेंज हो सकता है, इन्हें हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। इसका और डिटेल जो है वो हम अगले अध्याय में देखेंगे। अब इसके पश्चात बच्चों एक और चीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वंशावली विश्लेषण। वंशावली विश्लेषण या जिसे हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं, कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के ऐसे विश्लेषण जिसमें कि हम पूरा उनके पूर्वजों के बारे में या पूरा एक फैमिली ट्री बनाकर हम विशेष लक्षणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम पेडिग्री एनालिसिस या वंशावली विश्लेषण कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिए, इसमें एक सिंबल्स होते हैं अलग अलग। यहाँ पर आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है मेल का सिंबल है, जिस इट इज स्क्वायर के फॉर्म में है, फीमेल का जो है राउंड फॉर्म में है। तो इस प्रकार से आप इनको एक फैमिली ट्री बनाकर यहाँ देख सकते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं, इनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। मेंडलीय विकार है बच्चों, इनके बारे में हम शॉर्ट में जानेंगे। हेमोफीलिया है, वर्णांधता है और सीकल सेल एनीमिया है। हेमोफीलिया
जिसे कि आप पता है हीमोफीलिया अर्थात एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनमें यदि एक बार कहीं चोट लग जाए तो चोट लगने के पश्चात यदि रक्त आना शुरू हो जाता है तो उसकी क्लॉटिंग नहीं होती है और अनटिल अनलेस उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसे हम एक रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये राजा महाराज इंग्लैंड के जो राजा थे उनके परिवार में ये रोग हुआ था। ये एक इसके बारे में पूछा भी जाता है। इसकी वंशानुगति भी अलग अलग तरीके से होती है। दूसरा जो मेंडलीय विकार है वो है वर्णांधता। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इनसे ग्रसित जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो कलर में डिफरेंसेस नहीं कर पाते। उनको मुख्यतः जो ग्रीन, ब्लू और रेड कलर होता है उनमें वो अंतर नहीं कर पाते और ये भी एक आपका सेक्स लिंक्ड डिजीज है, इसे हम वर्णांधता कहते हैं। सिकल सेल अनीमिया, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जनरली जो आपकी आरबीसीज का आकार जो होता है बाइकॉन्केव है, परंतु जो व्यक्ति सिकल सेल अनीमिया से ग्रसित होते हैं उनका आकार सिकल अर्थात हंसिए के आकार का हो जाता है। और ये भी एक मतलब आपकी जो हीमोग्लोबिन चेन होती है उसमें जो आपके अमीनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड जो होता है उसके स्थान पर वैलिन, ये नीट में पूछा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। नीट की परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा अमीनो एसिड किससे विस्थापित हो जाता है, तो ग्लूटामिक एसिड जो है वो ग्लूटामिक एसिड विस्थापित हो जाता है वैलिन के द्वारा, तो फिर जो आरबीसीज का जो शेप है वो अलग हो जाता है। तो इन बिंदुओं को भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये सारे के सारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु हमारा है बच्चों क्रोमोसोमीय विकार, जिसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं। यहाँ पर पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को हम 21st ट्राइसोमी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 21st नंबर का जो क्रोमोसोम है, 21वां जो गुणसूत्र है, उस गुणसूत्र में एक क्रोमोसोम, आपको पता है कि जोड़े में 2 क्रोमोसोम होते हैं, पर ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं उनमें 2 के स्थान पर यहाँ 3 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसलिए नाम से ही समझ लीजिए 21वीं एकाधी गुणसूत्रता अर्थात जो 21st क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। और ऐसे बच्चे, उनको देखिए यहाँ पर आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, उनका माथा चौड़ा होता है, आंखें उनकी तिरछी या स्क्विंट होती हैं, मुंह खुला हुआ होता है, जीभ मोटी होती है और ये जो बच्चे होते हैं वो मानसिक रूप से अल्प विकसित होते हैं और इनकी आयु भी जो होती है वो कम होती है। तो डाउन नाम के साइंटिस्ट ने चूंकि इसको बताया था, इसलिए इस सिंड्रोम को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, इसमें पुरुषों में हमें पता है कि XY क्रोमोसोम होता है, पर ऐसे पुरुष जो कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं, यहाँ आप देखिए उनमें एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। चूंकि एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है और आप जानते हैं कि X क्रोमोसोम जो होता है वो महिलाओं के लक्षणों के लिए रिस्पॉन्सिबल है मुख्यतः, तो ऐसे पुरुष जो है उनमें कुछ महिलाओं के लक्षण दिखाई देते हैं, उनकी चलना, उनकी आवाज और थोड़ा ब्रेस्ट भी डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण विकार है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होने वाला सिंड्रोम है। हमें पता है कि महिलाओं में या मादाओं में, फीमेल में 2 X क्रोमोसोम होते हैं, परंतु ऐसी महिलाएं जो कि टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होती हैं उनमें 2 X क्रोमोसोम के स्थान पर एक ही X क्रोमोसोम पाया जाता है। तो चूंकि एक ही X क्रोमोसोम है तो इनकी जो ओवरीज या अंडाशय होते हैं वो डेवलप नहीं होते। ये महिलाएं जो हैं वो बांझ होती हैं, ये बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। इनका भी थोड़ा सा, इनकी त्वचा जो होती है रफ होती है, त्वचा इनकी सूखी ड्राई होती है, कुछ स्वेलिंग सी चेहरे पर दिखाई देती है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो ये तीनों जो क्रोमोसोमीय विकार हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों में से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोमल डिजीजेस है और डाउन सिंड्रोम जो है वो एक ऑटोसोमल डिजीज है। तो बच्चों, आज हमने जाना क्रोमोसोम जो होते हैं लक्षणों के वाहक होते हैं। लिंग क्रोमोसोम लिंग निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मादा में ये XX होते हैं, पुरुषों में XY होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, 46 या 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। और हमने इसके साथ साथ सहलग्नता या लिंकेज के बारे में जाना, हमने उत्परिवर्तन पढ़ा, हमने क्रोमोसोम विकार देखे कि कैसे क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन होने से आनुवांशिक विकार होकर व्यक्ति की आकृति, उसका विचार, उसकी सारी कुछ चीजें जो है वो परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये जो सारे बिंदु हमने देखे, आप एक एक करके इन बिंदुओं को दोहरा लीजिएगा और पॉइंट वाइज
बिंदुवार अपनी कॉपीज में लिख लीजिएगा, क्योंकि जो मैं आपको प्रश्न देने जा रही हूँ उन प्रश्नों में इस पुनरावृत्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा। बच्चों, अब आप ये प्रश्न लिख लीजिए, एक एक करके ये प्रश्न लिखते जाइए और साथ में मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसके उत्तर बिना अपनी किताब में देखे लिख पाएंगे, यदि मैंने जो आपको पढ़ाया है वो चीजें आपने शुरू से नोट की हैं। पहला प्रश्न है, क्रोमोसोम सिद्धांत के प्रमुख 4 बिंदु लिखिए। जो क्रोमोसोम सिद्धांत सटन एंड बोवेरिया नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, उनके जो बिंदु थे वो 4 बिंदु लिखिए। 4 बिंदु 4 अंक के प्रश्न में पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण को रेखा चित्र समझाइए, रेखा चित्र सहित समझाइए। तो आप रे डायग्राम जो मैंने आपको बनवाया है, दिखाया है एक्स 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 वाई वाला, वो आप उसमें मेल और फीमेल करके फिर गैमेट फॉर्म करके और बाद में आप ऑफस्प्रिंग बता सकते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन को परिभाषित कीजिए। अचानक से जो परिवर्तन होता है, ऑल ऑफ ए सडन जो भी जीन्स के सीक्वेंस में उनकी संरचना में परिवर्तन होता है, उसे हम म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं, वो यहाँ आप परिभाषित कर सकते हैं। उसके पश्चात बच्चों आखिरी प्रश्न है आपका, सहलग्नता से क्या तात्पर्य है। आप लिंकेज, व्हाट डू यू मीन बाय लिंकेज, आप लिंकेज से क्या समझते हैं।